Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the part तो नहीं but unit 4 of the chapter, that is the making of Germany and Italy. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी बनती हैं. ठीक है, तो देखो इससे पहले हम 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, जो कि थी एक तो एज ऑफ रेवोल्यूशन और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. ये सब हमारे पहले के पार्ट्स में कवर हो चुका है. अगर आप जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको कोई भी पहले के पार्ट्स के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ एकदम से चैप्टर के बीच में मत कूदना, पहले शुरुआत से चैप्टर पढ़ो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. तो जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज़ जो हम आज देखते हैं ये कैसे बनती हैं ये हम देखने वाले हैं. जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. तो यहाँ पे हमसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि एक आर्मी की वजह से एक नेशन बन सकता है. आर्किटेक्ट कौन होता है? जो किसी चीज़ को बनाता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपको लगता है एक नेशन, एक देश, एक आर्मी की वजह से, एक आर्मी तो नहीं पर आर्मी की वजह से बन सकता है? तो यस, बन सकता है. और जर्मनी जो है इसका एग्जाम्पल है. जर्मनी में कैसे आर्मी की वजह से पूरा नेशन बना था वो हम देखने वाले हैं. मतलब कैसे जर्मनी बना था आर्मी की वजह से. आफ्टर 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution. तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो आया था, तो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन हमें देखने को मिले थे. नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप. तो हुआ क्या था, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी, मतलब ऐसे लोग थे जिनका विचार था कि हमारा नेशन होना चाहिए, जो अपने नेशन से प्यार करते थे, वो कंजर्वेटिव जो हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं वो स्टेट पावर जो है उसको प्रमोट करते थे, पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना यूरोप में अचीव करना चाहते थे. तो नेशनल सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को के अगेंस्ट थे. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम एज अ यूनिफाइड टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट जो है जर्मनी और इटली हमारा बनता है. नेशन स्टेट मतलब ये अलग अलग डिविजन्स में था. जैसे जर्मनी पूरा हमारा है तो उसमें पहले अलग अलग डिविजन्स है. अलग अलग डिविजन्स इन द सेंस कि कुछ जगह पे कोई एम्पायर है, फिर किसी जगह पे कोई एम्पायर है, लेकिन हमने सबको क्लब करके एक ही नेशन का नाम दे दिया. तो हमने जर्मनी को यूनिफाई किया एज nation state. As you have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class Germans. जो middle class Germans थे उनके अंदर nationalist मतलब अपने देश के लिए feelings थी. Who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state. Nation state क्यों बोला उन्होंने? कि हमारा पूरा जर्मनी एक हो जाए. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग डिविजन्स थे, तो इन डिविजन्स को उन्होंने बोला है कन्फेडरेशंस. क्या बोला है? कन्फेडरेशंस. ठीक है, तो जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो जर्मन के कन्फेडरेशंस है, ये जो टुकड़ों में जर्मनी के एरियाज़ बटे हुए हैं, इनको हम एक ही बना लें, और उसको उन्होंने नेशन स्टेट बोला, विच इज़ गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. और एक पार्लियामेंट हम लोग इलेक्ट करेंगे और वो पूरे देश को चलाएगा. दिस लिबरल इनिशिएटिव, लिबरल का मतलब क्या होता है? ओपन माइंडेड. तो ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, ये जो नई सोच थी टू नेशन बिल्डिंग, कि हमें देश को बनाना है, वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की. इस सोच को किसने रिप्रेस किया? मोनार्की ने सप्रेस करने की कोशिश करी, रिप्रेस करने की कोशिश करी कि एक नेशन ना बन पाए. एंड द मिलिट्री, और उनकी जो मिलिट्री थी, सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको हम जंकर्स ऑफ प्रशिया भी बोलते थे. तो प्रशिया जो है पहले जर्मनी को ही कहा जाता था. तो वहाँ के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी के जो अलग अलग कन्फेडरेशंस हैं वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं. फ्रॉम देन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशंस. तो प्रशिया के जो लोग थे ना, उन्होंने लीडरशिप ली. अब आप बोलोगे मैम अभी तो यहाँ पे अगेंस्ट में थे, अब यहाँ पे ये लोग नेशन को यूनाइट कर रहे हैं. तो बेटा, लार्ज लैंड ओनर्स जिनको जंकर्स कहा गया था प्रशिया के, तो जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो अगेंस्ट में थे नेशन बिल्डिंग के. लेकिन प्रशिया के जो लोग थे वो तो चाहते थे ना, जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो चाहते थे कि नहीं जी नेशन हमें बनाना है. ठीक है,
ठीक है। तो जो प्रशिया के लोग थे उन्होंने लीडरशिप ली फॉर द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, कि हम नेशन को यूनिफाई करेंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी और प्रशियन आर्मी जो है उनकी मदद से उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन किया। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 7 सालों में इन्होंने 3 वॉर्स करी, एक तो ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ, एंडेड इन प्रशियर विक्ट्री। और इनमें तीनों में ही किसकी जीत हुई? प्रशिया की जीत हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे बोला था सवाल कि क्या आर्मी यूनिफिकेशन का काम कर सकती है? तो यस, यहाँ पे जो हमारे ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इन्होंने क्या किया था? प्रशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से आर्किटेक्ट किया था, यूनिफाई किया था किसको? जर्मनी को। और उन्होंने 3 जंग लड़ी थी 7 सालों में, किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक है, तीनों में ही प्रशिया जीतती है और यूनिफिकेशन हो जाता है। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। तो वर्सेल्स में जो है सेरेमनी होती है, जो विलियम वन थे वो जर्मन के एम्परर बन जाते हैं इस सेरेमनी के अंदर। ठीक है, ऑन अ बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, ठीक है, बिटरली कोल्ड, ठंडी सी मॉर्निंग हो रही थी ऑन 18 जनवरी 1871 में, एन असेंबली कंप्राइजिंग द princes of the German states representing of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by केसर विलियम ऑफ प्रशिया। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला हुआ है कि 18 जनवरी 1871 में जो है जर्मन स्टेट के जितने भी प्रिंसेस थे, अब देखो जर्मन स्टेट क्यों बोला है? जैसे ही जर्मनी था तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो है वो जर्मन कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, जैसे अलग अलग सेगमेंट्स को हमने कॉन्फेडरेशंस बोला। तो हर एक के जो प्रिंस थे वो इस सेरेमनी के अंदर आए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इम्पॉर्टेंट प्रशिया के मिनिस्टर्स थे, प्रशिया जो है वो एक कॉन्फेडरेशन का नाम है, जनरली इसको हम जर्मनी ही रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? वो लोग थे, चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, ये सारे हॉल ऑफ मिरर्स, एक पैलेस है वर्सेल्स में, वहाँ पे गैदर हुए थे और वहाँ पे जो है प्रोक्लेम हुआ था, मतलब कि नए जर्मन एम्पायर के जो किंग है, बेसिकली एम्परर है, उनको प्रोक्लेम किया गया था, उनकी एक तरह से उन्हें एज अ एम्परर घोषित किया गया था। तो केसर विलियम वन थे, ठीक है उनका नाम। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है इन जर्मनी हैड डेमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। तो जब भी जो नेशन बिल्डिंग था ना जर्मनी का, मतलब जर्मनी को बनाने के लिए जो प्रशियन स्टेट था उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो मतलब उसका डोमिनेंस इसलिए रहा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। डोमिनेंस क्यों का है? कि इसका बहुत ही बड़ा योगदान है प्रशिया की स्टेट का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है कि चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, प्रशियन आर्मी ने मदद करी थी जर्मनी बनाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने इसे एज अ डोमिनेंट बोला है। ठीक है, द न्यू स्टेट, न्यू स्टेट मतलब न्यू स्टेट किसको बोला है? न्यू स्टेट यहाँ पे कहा गया है जर्मनी को। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग की गई, बैंकिंग लेकर आए, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स जो हैं वो लेकर आए जर्मनी के अंदर। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और जो प्रशिया के अंदर, प्रशिया जो स्टेट थी, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कॉन्फेडरेशंस थे, तो इन अलग अलग कॉन्फेडरेशंस में जो प्रशिया के मेजर्स थे वो ज़्यादातर रेस्ट ऑफ द जर्मनी में अप्लाई किए गए थे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ये आपका प्रशिया है, ये भी आपका प्रशिया है। ठीक है, ये क्या है? प्रशिया। तो मेजर रोल प्रशिया ने प्ले किया था। बाकी ये जो आपको जगह दिखी हुई जैसे येलो वाली हो गई, ग्रीन वाली हो गई, ये अलग अलग है, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है इन्होंने, तो इनका सबका यूनिफिकेशन करके जर्मनी बनाया गया। ठीक है, और ये अलग अलग कॉन्फेडरेशंस है, और यहाँ पे जो पर्पल वाला पार्ट है ना, डार्क पर्पल, ये है प्रशिया। उसके बाद है इटली यूनिफाइड। अब इटली यूनिफाइड क्या है बेटा? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। तो हिस्ट्री
लॉन्ग हिस्ट्री है इटली की भी जर्मनी की तरह पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन की, मतलब कि कैसे जो है इटली भी डिवाइड हो जाती है. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. तो होता क्या है, जो इटालियंस थे, इटली में रहने वाले लोग थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, वो भी बटे हुए थे अलग अलग जगहों में. ठीक है. और वहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, ये भी इस्टेब्लिश हो चुके थे. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century के मिडल में इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states ऑफ विच ओनली वन, सरदीनिया पियोडमेंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटली प्रिंसली हाउस. तो होता क्या है कि इटली के अंदर जो रूल कर रहे थे वो खुद ही इटली के नहीं थे. मतलब होता क्या है कि जो इटली है ना, वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था. तो 7, जैसे हमने देखा था कि जर्मनी भी जर्मन कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, ऐसे इटली भी 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक स्टेट का नाम है सरदीनिया पियोडमेंट. ये एक इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो रूल करते थे. बाकी इटली में जो नॉर्थ का एरिया है, द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो होता क्या था कि जैसे जर्मनी हमारा जो है वो जर्मन कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था और उसको यूनाइट करके जर्मनी बनाया गया. ऐसे ही जो इटली है ये हमारे 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से नॉर्थ, मतलब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. तो ज़्यादातर जो नॉर्थ वाला एरिया था वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था. जो साउथ वाला रीजन था वहाँ पे पॉप के द्वारा रूल किया जाता था, और साउथ में पॉप के द्वारा रूल किया जाता था. और जो सेंटर जो है वहाँ पे पॉप था, और जो सदर्न रीजन है वहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करा करते थे. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. इटालियन लैंग्वेज जो है, जो बोली जाती थी इटली के नेटिव्स के द्वारा, उसमें भी वेरिएशन आ गई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट थी जहाँ पे इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था. नॉर्थ, साउथ में और सेंट्रल में अलग अलग वेरिएशंस थी, जिसकी वजह से इटालियन में भी रीजनल और लोकल वेरिएशंस इनकी लैंग्वेज में डेवलप हो चुकी थी. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. तो आपने Giuseppe Mazzini का नाम फर्स्ट पार्ट में ही सुन लिया था, है ना. हाँ, तो उसमें ही आपने देख लिया था. इन्होंने प्रोग्राम दिया था कि हम इटली को एक बनाएंगे, एक इटालियन रिपब्लिक बनाए थे. ही हैड ऑल्सो फोर्स्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स. अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, विच इज़ यंग इटली. द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपब्रिंगिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victorial Emmanuel II to unify Italy states through war. तो अब देखो होता क्या है बेटा. तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो इटली का सिर्फ एक ही रीजन ऐसा था जहाँ पे इटालियन रूलर जो हैं वो रूल कर रहे थे. ठीक है. तो ये जो सरदेनिया पियोडमेंट में जो इटली के, देखो, इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा सिर्फ यही रीजन था जो रूल किया जाता था. तो इसलिए इनका एक ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इनको ही इटली को यूनिफाई करना होगा, क्योंकि यही है जो एक तरह से नेटिव इटालियन है. तो यहाँ पे सरदेनिया पियोडमेंट जो है, इनके जो रूलर थे उनका क्या नाम था, किंग विक्टर इमानुअल II, और इन्होंने यूनिफाई किया था इटालियन स्टेट्स को थ्रू वॉर. इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस. तो जो वहाँ के रूलिंग एलिट्स थे कहाँ पे, इटली के, उन्होंने देखा कि अगर इटली यूनिफाइड इटली जो है, मतलब इटली जो है जो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था वो यूनिफाई हो जाएगा, उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की. ठीक है.
Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. तो ये कहा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, इन्होंने यूनिफिकेशन का में काम किया था इटली के, लेकिन ये ना ही तो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो क्या था कि जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, इन्होंने इटली को यूनिफाई करने के जो मूवमेंट है उसको चलाया था, लेकिन ये ना ही तो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे, और ये एक वेल्दी और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे. इटालियन एलिट जो लोग थे ये उस फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनकी फ्रेंच इटालियन से ज़्यादा, इटली से ज़्यादा अच्छी थी. इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा इनकी फ्रेंच अच्छी थी. थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो होता क्या है कि टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस क्यों बोला हुआ है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, ये जो कैवोर थे, इन्होंने कहीं ना कहीं फ्रांस को हराया था एक डिप्लोमेटिक, एक टैक्टफुल तरीके से, ठीक है. और जो सर्दिनिया पियोडमेंट का जो रीजन है ये सक्सीड हुआ था और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन्होंने हराया था 1859 में. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi. तो यहाँ आप नाम देख लीजिए, यहाँ पे गिउसेपी गैरिबाल्डी एक अलग नेम है और गिउसेपी मजीनी जो है ये अलग नाम है. दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये कन्फ्यूज मत होना कि ये गिउसेपी मजीनी ही हैं. तो अपार्ट फ्रॉम ट्रूप्स, मतलब ट्रूप्स जो सोल्जर्स थे, उनके अलावा लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेपी गैरिबाल्डी, इनकी लीडरशिप में जॉइंड द फ्रे. इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ, और साउथ इटली 1860 में ये साउथ के रीजन में गए थे इटली के, द किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स. तो इन्होंने क्या किया था, किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, साउथ इटली में. ये हमने यहाँ ऊपर भी देखा था. साउथ में द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो है उन्हीं की एक पार्ट को उन्होंने किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स मार्च इनटू द साउथ एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स, किंगडम ऑफ टू सिलिसिल जो है ये किंगडम का नाम है, ठीक है. और इस किंगडम को रूल कौन करता है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है. तो साउथ में क्या एग्जिस्ट करती थी, द किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स, और उसको रूल कौन करता था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो साउथ के रीजन में ये उस किंगडम के पास जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या सपोर्ट था लोकल पीसेंट्स का, मतलब वहाँ की जो लोकल सोसाइटी थी, पीसेंट्स थे, उनका इन्होंने सपोर्ट जो है उसको क्लेम किया, विश्वास जीता कि ये लोग ये जो स्पेनिश रूलर्स हैं इनको हटा देंगे. इन 1861 विक्टर इमानुअल वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली. तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, फ्रांस को एक डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल तरीके से मतलब टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ इन्होंने बना ली. फ्रांस के साथ जो है मिल के उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, और साथ ही साथ यहाँ पे कैसे इन्होंने पीजेंट्स का सपोर्ट जीता, और उसके बाद जाके इन्होंने स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से वैनिश कर दिया. 1861 में जो विक्टर इमानुअल II है जो इटली के किंग बने, यूनिफाइड इटली के किंग बने, ठीक है. However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high. लेकिन इटालियन पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. और ज़्यादातर जो लोकल पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म जो है और जो लिबरल माइंडेड नहीं थे, उनको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, वो अनअवेयर थे. द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सर्दर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया वॉज विक्टर इमानुअल्स वाइफ. तो हुआ क्या था कि गैरिबाल्डी जो है इनको पीजेंट्स जो है इन्होंने सपोर्ट किया था सर्दर्न इटली में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही कहा ना कि जो लोकल पीजेंट्स हैं, इन्होंने जो गिउसेपी गैरिबाल्डी थे
ये जब मार्च करके गए साउथ इटली में अपनी आर्मी के साथ, तो इन्होंने वहाँ के लोकल पीसेंट्स का ट्रस्ट जीता कि हम यहाँ से स्पेनिश रूलर्स को जो है हटा देंगे। तो जैसे अलग अलग नारे यूज़ किए जाते हैं, तो वो उस टाइम पे ला तालिया नारा यूज़ करते थे। तो इटली के जो लोकल पीसेंट्स थे ना, उन्होंने इटालिया का शब्द जो है वो कभी समझा ही नहीं, और उन्हें इटालिया लगता था कि वो ला तालिया बोलते हैं। और ला तालिया जो है ये विक्टर इमानुएल की वाइफ है, और विक्टर इमानुएल की वाइफ है, उसको बचाने के लिए या कुछ भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ से ये लोग जो है स्पेन के रूलर्स को हटा रहे हैं। और तभी और बाद में विक्टर इमानुएल जो है वो किंग की तरह प्रोक्लेम्ड हुए। तो उन्हें ऐसा लगता था, वो लोग इतने ज़्यादा अनअवेयर थे और इतने ज़्यादा इलिटरेट थे कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्टेट्स है इटली की बिफोर यूनिफिकेशन। तो नॉर्थ, और देखो ये साउथ। तो साउथ में किंगडम ऑफ बोथ सेलिसिल्स है, जो कि कौन रूल करते थे? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई यूनिफिकेशन इटली का। अब आता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन होता है, पर उसका एक स्ट्रेंज केस है, एक अजीब ही तरीका है। हमने देखो बेटा यहाँ पे ना, हमने यूनिफिकेशन, एक तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली तो हेडलाइन है ही, तो हम जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हो वो तो हमने देख लिया। पर ब्रिटेन में कुछ ऐसा केस होता है जो थोड़ा अलग होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो ऊपर के दोनों केसेस में वॉर के थ्रू यूनिफिकेशन हुआ, लड़ाई तो हुई ही हुई। ठीक है, फिर चाहे आपका मतलब कम हुई हो ज़्यादा हुई हो वो डिपेंड करता है, पर वॉर तो हुई। लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन वाले देखो शुरू से ही बड़े चालाक थे। इन्होंने देखो क्या किया, द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आस्क्ड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो जो मॉडल था नेशन बनाने का या नेशन स्टेट बनाने का, तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि हम ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। तो जब नेशन स्टेट बना, जब ब्रिटेन बनता है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई रेवोल्यूशन हुआ या एकदम से कोई अपहीवल आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो जैसे ऊपर के केसेस में क्या हुआ था कि जैसे जो सर्दोनिया पिओटमेंट के जो पेरेंट्सली स्टेट थी, वो सिर्फ एक ही इटालियन जो है, वो सिर्फ एक ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है इटली के प्रिंस थे, इटली इटालियन रूलर जो है वो रूल कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही जगह थी। तो उन्होंने क्या किया, ये इनिशिएटिव लिया और उसके बाद वॉर के थ्रू इटली को यूनिफाई करवाया, और जहाँ पे टैक्टिक्स लगी वहाँ टैक्टिक्स यूज़ करी उन्होंने, जो है चीफ क्या वॉर को भी हायर किया। ठीक है, तो बहुत अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो एक तरह से आप उसको रेवोल्यूशन बोल दो या सडन प्रोसेस बोल सकते हो। लेकिन जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ तो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, मतलब एक लंबा प्रोसेस था, काफ़ी टाइम लगा। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश जैसा कोई नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। तो हुआ क्या था कि इनिशियली ब्रिटिश जैसा नेशन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता था। वहाँ पे प्राइमरी आइडेंटिटीज़ जो लोगों की थी, जो ब्रिटिश आइल्स जो रीजन है वहाँ पे रह रहे थे, वो एथनिक थे मतलब वो उस टाइम पे रह रहे थे, वो उनका मतलब वो वहाँ के नेटिव्स थे, जो इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। तो ये 4 रीजन्स थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो ये 4 अलग अलग रीजन्स थे जो प्रेजेंटली ब्रिटिश आइल्स में है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इनके अलग अलग, अब ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं, ये 4 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इनके कल्चर और इनके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी अलग अलग थे। बट as the English nation steadily grow in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island. तो हुआ क्या था बेसिकली, भाई ये ब्रिटेन वाले जितने बनते हैं ना, ब्रिटिश कुछ नहीं है। ब्रिटिश पता है क्या है? ब्रिटेन कहाँ पर है ये देखो, अच्छा ये आफ्टर यूनिफिकेशन इटली, बिफोर यूनिफिकेशन इटली, यूनिफिकेशन जर्मनी। ब्रिटेन का मैप तो इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, देखो ब्रिटेन बेसिकली क्या है, ये अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में कुछ नहीं है। ब्रिटेन में ना अलग अलग आइलैंड्स हैं, जैसे पूरा ये रीजन पानी हो गया, यहाँ पे ये एक आइलैंड हो गया, फिर आइलैंड हो गया, फिर आइलैंड हो गया, फिर आइलैंड हो गया। ऐसे ये 4 अलग अलग आइलैंड्स थे। इन 4 अलग अलग आइलैंड्स में जो है,
ये चार अलग अलग आइलैंड्स थे और इन चार अलग अलग आइलैंड्स के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, तो इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन जो है वो अलग अलग थे। लेकिन जो इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश के रेजिडेंट्स रहा करते थे, ठीक है, जैसे जैसे इनका नेशन, इन जिस आइलैंड में ये लोग रहते थे, इनके पास पावर आई इन द सेंस पैसा आने लगा, ठीक है, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बाकी जगहों पे डालना शुरू कर दिया, बाकी आइलैंड्स पे ये सुपर इम्पोज करने लगे। सुपर इम्पोज मतलब अ, दबाने लग गए उनको, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने लग गए और नेशंस को, और उनको उनके ऊपर इंग्लिश करने लग गए। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज़ had seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। तो हुआ क्या था कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उन्होंने 1688 में जो है पावर ले ली थी मोनार्की से, ठीक है। उसके बाद नेशन स्टेट का आइडिया जो है वो आया इंग्लैंड के यहाँ पे। द एक्ट ऑफ यूनियन 1704 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिक्स होके बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ये एक्ट ऑफ यूनियन 1704 के थ्रू हुआ था। मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब जब ये यूनिफिकेशन हो गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए, किस एक्ट की वजह से, एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया, ये स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज करने लग गए, उनको इन्फ्लुएंस करने लग गए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। और जो ओवरऑल ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट बना था, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जैसे इन्होंने कहा, उसका जो पार्लियामेंट बना था वहाँ पे डोमिनेशन किसका था, इंग्लिश मेंबर्स का था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। और इन्होंने क्या किया, जो स्कॉटलैंड के लोग थे, उनका जो कल्चर था, उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको ये सप्रेस करने लग गए, दबाने लग गए और अपना इंग्लिश इम्पोज करने लग गए। कौन, इंग्लिश लोग। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो अब होता क्या था बेटा, अभी आपको आगे भी समझ में आएगा कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये ना दो, एक तरह से ना क्या हुआ कि ये क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं पे थोड़ी सी अलग हो गई, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग कैटेगरीज में बट गए, एक कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट्स। ये है दोनों ही क्रिश्चियंस ही, लेकिन इनकी ड्यू टू कुछ वजहों से ये अलग अलग दो कैटेगरीज में बट गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैथोलिक्स लोग थे, उनके ऊपर जो कैथोलिक क्लैंस थे, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, मतलब जो स्कॉटलैंड में रहते थे, कैथोलिक्स लोग रहते थे, जो कैथोलिक्स आइडियोलॉजी को मानते थे, वो उन्होंने टेरेबल डिप्रेशन को सफ़र किया जब भी इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस चाही। क्योंकि जब इंग्लिश इम्पोज कर रहे थे, तो जो यहाँ के कैथोलिक्स लोग थे, उन्होंने जब भी अपनी प्रोक्लेम करने की कोशिश करी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंग्लिश के साथ नहीं रहना, तो उनको दबाया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब देखो, ऊपर के दोनों केसेस में यूनिफिकेशन बहुत आराम से हुआ, बहुत प्यार से हुआ, कोई एज इन प्रॉब्लम नहीं आई, और बाद में भी उन्होंने जब यूनिफाई नेशन को कर लिया तो कोई एक तरह से किसी पे सुपर इम्पोज नहीं किया, किसी को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, इनको जो है, ये अपनी लैंग्वेज जो ये कहा बोला करते थे, इनको वो बोलने नहीं दिया गया कि आपको अलाउड नहीं है, आप नहीं बोल सकते ये लैंग्वेज, आप अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते, जो स्कॉटलैंड में वो पहले नेशनल ड्रेस अगर पहना करते थे, और उनको फोर्सफुली जो है उनके घर से भी निकाल दिया गया था जब भी वो अगेंस्ट कुछ बोलते थे। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। सिमिलरली इन्होंने आयरलैंड के साथ किया जैसे इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ किया। देखो,
एथनिक वंस जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो कौन थे? इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट थे और आयरिश थे। तो जो स्कॉट वाला ग्रुप था ये स्कॉटलैंड में रहता था, जो आयरिश वाला ग्रुप था ये आयरलैंड में रहता है, ठीक है। और वेल्स तो आपने सुना ही होगा, ये अलग एक रीजन है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो इंग्लिश थे ना, इन्होंने डोमिनेट किया और ये कंबाइन करके इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। तो पहले तो देखो इन्होंने स्कॉटलैंड को अंदर में लिया अपने, फिर इन्होंने आयरलैंड को लिया। आयरलैंड के साथ भी इन्होंने सिमिलरली ऐसा ही किया। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो जो आयरलैंड के लोग थे ना, आयरलैंड में ये ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में ये लोग डिवाइडेड थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू establish their dominance over a largely Catholic country। अब क्या था, आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे वो कैथोलिक्स थे। अब इंग्लिश जो लोग थे ये प्रोटेस्टेंट्स थे, और इन्होंने क्या किया, आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स वाले लोग थे उन्हें कहा कि हम तुम्हारा मतलब प्रोटेस्टेंट्स का डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश करवाएंगे। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और जिन कैथोलिक्स ने इनके अगेंस्ट, जो कैथोलिक्स आयरलैंड के थे जिन्होंने इन लोगों के अगेंस्ट, इंग्लिश लोगों के अगेंस्ट जो है, ब्रिटिश के डोमिनेंस के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किए, इनको सप्रेस कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स जो है जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको दबा दिया गया था। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब आप खुद ही देख रहे होगे कि 1798 में स्ट्रगल इनका स्टार्ट हुआ, 1801 में फोर्सफुली जो है ये इनकॉर्पोरेट हो गए। ऐसे ही ऊपर भी आप देखो तो टाइम लैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे इसमें तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप अगर ऊपर देखना चाहें तो देखो 1704 में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने अपने अंडर में ले लिया था, और 1801 मतलब लगभग एक सेंचुरी आप लगा लो, ठीक है, 100 साल के बाद जो है आयरलैंड जो है वो यूनिफाई हुआ था ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिफिकेशन हुआ आयरलैंड का, ये भी ज़बरदस्ती से हुआ, ठीक है। तो जो वोल्फटोन थे उन्होंने जब देखा कि भाई ये ब्रिटिश वाले लोग तो हमें सप्रेस कर रहे हैं कैथोलिक्स को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेंस्ट में रिवोल्ट करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए, और आयरलैंड जो है वो फोर्सफुली जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। अब न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और एक ब्रिटिश नेशन बन गया, और इस ब्रिटिश नेशन में डोमिनेंस किसका था, ब्रिटिश लोगों का डोमिनेंस था, इंग्लिश लोगों का डोमिनेंस था, और इनका ही कल्चर चल रहा था, इंग्लिश कल्चर चल रहा था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक। तो यूनियन जैक जो है ये ब्रिटिश फ्लैग पे बना हुआ है। उनका जो नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वर एक्टिवली प्रमोटेड, इसको ये प्रमोट करते थे। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्ट्स ऑफ दिस यूनियन। और ये जो ओल्डर नेशंस थे ये मजबूरी में ही सर्वाइव कर रहे थे, और ये एक मतलब मेजॉरिटी इसमें इंग्लिश में नहीं थे, उनका ही सब कुछ चलता था, बाकी बस एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। पर ये कंप्लीट कर लेते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, क्योंकि इसके बाद सिर्फ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म रह जाएगा जो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा है ना, विजुअलाइजिंग द नेशन एक ही पेज का है। तो देखो, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about to face a nation? तो अब होता क्या है कि अगर हमें किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना है, उसकी एक फ़ोटो बनानी है, एक पोर्ट्रेट बनानी है, या किसी रूलर का स्टैचू बनाना है, तो ये बहुत ईजी है। पर हमें एक नेशन को फेस देना है, हम किसी नेशन को एक फेस देना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? आर्टिस्ट इन द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। अब देखो बेटा, यूनिफिकेशन हो गया, अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब हमारे कोई वॉर्स वगैरह एज इन नहीं पढ़नी, अब हम थोड़ा नेशन बन चुके हैं, तो नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाएगा हम उस टॉपिक पर आए हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट जो 18th और 19th सेंचुरी के थे फाउंड आउट अ वे बाय पर्सोनिफाइंग नेशन। पर्सोनिफाइंग नेशन मतलब आप नेशन को किसी पर्सन से एसोसिएट कर दो, ये होता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब। और नेशन को जब नेशन को आप किसी पर्सन से एसोसिएट कर रहे हो, मतलब आप नेशन को पर्सोनिफाई कर रहे हो। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, ये एक तरीका निकाला जिससे हम नेशन को विजुअलाइज कर सके। हेडिंग ही यही है, विजुअलाइजिंग द नेशन, यूनिट की। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो ये इन अदर वर्ड्स हम क्या कहें कि उन्होंने, आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट वो कर रहे थे कंट्री को
जैसे कि वो कोई इंसान हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेटेड एज फीमेल फिगर्स। नेशन जो है, जैसे आज के देश में भी हम कहते हैं कि हमारी धरती माता है, या धरती को तो चलो हमने माता कहा, पर अगर हम कंट्री वाइज देखें तो हम कहते हैं कि भारत माता, तो हमने एक फीमेल के साथ ही अपने देश को एसोसिएट किया। तो उस टाइम पर भी नेशंस को पोर्ट्रे किया गया था एज फीमेल फिगर। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ये किसी एक वुमेन को एसोसिएट नहीं कर रहा होता। जैसे हम कहते हैं कि भारत माता, तो ये भाई माता तो बहुत सारी होती देश में, मतलब मदर तो बहुत सारी होती है ना अपने अपने बच्चे की, जो उनकी केयर करती हैं, बट हमने किसी एक मदर से तो एसोसिएट नहीं किया हुआ कि नहीं भाई इस बच्चे की ये वाली जो मदर है हम तो इसी को हम इससे एसोसिएट करेंगे भारत माता, नहीं। Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form, that is female figure became an allegory of the nation. अब allegory का क्या मतलब होता है बेटा? Allegory का मतलब होता है when an abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person, its allegory story has two meanings, one literal and one symbolic. तो allegory का मतलब ये होता है कि जब आप किसी आइडिया को एक्सप्रेस करते हो किसी पर्सन के फॉर्म में, ठीक है। अभी आप आगे भी पढ़ोगे कि कैसे जो है अलग अलग वेरियस फीमेल फिगर्स जो बनाए गए थे आर्टिस्ट के द्वारा, वो कैसे कैसे क्या क्या सिंबलाइज कर रहे थे कंट्री के बारे में। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ इनका जो क्राउन है वो ओक लीफ से बना हुआ है, इनके हाथ में स्वॉर्ड है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंबॉलिक मीनिंग। लेकिन ये स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनका जो क्राउन है जो ओक लीफ से बना हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज़ें जो है ये होती है एलिगरी, ठीक है। कि जब आप एक आइडिया को एक फीमेल फिगर से, एक पर्सन से या किसी थिंग से एसोसिएट कर दो, और उस बनाई हुई एलिगरी के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलिगरी को यूज़ किया था अपने आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए। कौन से आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए? लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। तो या तो ये किसी ऑब्जेक्ट्स और किसी सिंबल के थ्रू ये आइडिया रिप्रेजेंट हुआ करते थे। एज यू हैव रिमेंबर्ड दैट द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और ब्रोकन चेन, while justice represent a blindfolded woman carrying a ओके। तो जो एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी के, लिबर्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन। आपको ये पता होना चाहिए। विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन से अगर सवाल आता है बेटा तो वो यही आएगा कि कौन सा फिगर क्या विजुअलाइज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें लिबर्टी को कौन सा सिंबल, कौन सा एट्रीब्यूट है जो रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज रेड कैप और अ ब्रोकन चेन। यहाँ पे होगा भी ये, नहीं है। और जस्टिस को क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो कैरी कर रही है पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स मतलब जो तराजू होता है उसको एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है वो कैरी करती है जस्टिस को। तो जस्टिस की लीडी आपको पता है, ये हमारे इंडिया में भी यही होता है जुडिशरी में, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि कानून अंधा है, बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, वो सबूत पे विश्वास रखते हैं। सिमिलर फीमेल allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। तो ये तो उन्होंने बताया कि कैसे लिबर्टी और जस्टिस का आइडिया जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि कैसे एक नेशन को रिप्रेजेंट किया गया था एक एलिजरी के थ्रू। इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टेंट मरीन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। क्रिस्टेंट मरीन जो है ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। इसको इन्होंने कहा, मतलब इस नाम से एसोसिएट किया उन्होंने किसको, फीमेल एलिजरी को। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो ये आइडिया दे रही है कि ये देश जो है ये लोगों का देश है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे कि लिबर्टी और रिपब्लिक से एसोसिएटेड थे। लिबर्टी से एसोसिएट थे तो एक रेड कैप होगी उसके पास, रिपब्लिक से एसोसिएट थे तो उसके पास और क्या था, ट्राई कलर और एक कोकेट। स्टैचूज ऑफ मरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। तो जो मरियाना का जो
स्टैचूज़ थे ये पब्लिक में बने हुए थे, और ये एक तरह से लोग बार बार देखेंगे तो उनको एक रिमाइंडर मिलता था कि ये नेशनल सिंबल है हमारे देश की यूनिटी का। एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, मरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और उनकी इमेजेस को कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी मार्क किया गया क्योंकि ये नेशनल यूनिफिकेशन को दिखा रहा है। सिमिलरली जर्मेनिया, जर्मेनिया ये फिगर जर्मेनिया का है, ये फिगर, ठीक है। द एलिजरी ऑफ जर्मन नेशन, ये जर्मन नेशन की एलिजरी है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इन्होंने क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, ठीक है। एज द जर्मन ओक रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म, और ये जो जर्मन ओक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो इन्होंने यहाँ पे ये क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म। यहाँ पे देखो ये फ्रांस में मैरियाना जो है उनकी इमेज दी हुई है यहाँ पे, ये स्टैम्प पे इनकी फिगर और कॉइन्स वगैरह पे भी इनकी फिगर बनाया गया था। ये जर्मेनिया की पिक्चर है, ओक लीव्स इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबलिज्म। अब देखो ये कुछ मीनिंग है सिंबल्स के, जनरली हम इसको छोड़ देते हैं पर यहीं से फिर सवाल आ जाता है। अगर ब्रोकन चेन है तो उसका क्या मतलब है, बीइंग फ्रीड। ब्रेक ब्लास्ट विद ईगल है तो उसका सिंबल है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का। ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को सिंबलाइज कर रहा है। जो स्वॉर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेडीनेस टू फाइट। ये देखो यहाँ पे स्वॉर्ड है ना जर्मेनिया ने के पास जो स्वॉर्ड है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड विलिंगनेस टू मेक पीस। ये जो ऑलिव ब्रांच है स्वॉर्ड के अराउंड, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन ब्रांच, दिस स्ट्रक्चर अराउंड द स्वॉर्ड, ओके। उसके बाद ऑल ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन ड्यू टू ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट। ठीक है, ये बाद में बैन हो गया था पर 1848 तक यही लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था। रेज ऑफ राइजिंग सन इज बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नए एरा की शुरुआत है, इसलिए यहाँ देखो पीछे बैकग्राउंड में रेज है राइजिंग सन की। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक विच इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। ये देखो जर्मेनिया एंड रीन, ये अलग अलग अब सारे आपको है विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, बट मेन जर्मेनिया वाला था। एंड the next part will be the last part of the chapter in which we will be completing nationalism and imperialism. If you have any doubts related to the chapter right till now, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.